गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 11 में मनोविज्ञान में हम चौथा पाठ देख रहे थे। तो चौथे पाठ में हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, चेतातंत्र और उसके भाग। चेतातंत्र को इंग्लिश में हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो शरीर की प्रत्येक क्रिया का नियंत्रण चेतातंत्र के द्वारा होता है। उत्क्रांति के स्तरों में मनुष्य का स्थान श्रेष्ठ है। इसका श्रेय मनुष्य के अत्यंत विकसित चेतातंत्र को है। यहाँ हम चेतातंत्र की रचना और कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चेतातंत्र एक अविच्छिन्न इकाई के रूप में कार्य करता है, लेकिन अध्ययन की सरलता के लिए उसके अलग अलग विभाग करके प्रत्येक विभाग की रचना तथा कार्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। चेतातंत्र के मुख्य दो भाग किए जा सकते हैं। नंबर 1, केंद्रीय चेतातंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और परिवर्ती चेतातंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो चेतातंत्र के दो भाग हैं, एक है केंद्रीय चेतातंत्र और एक परिवर्ती चेतातंत्र। केंद्रीय चेतातंत्र के भी दो भाग हैं, मस्तिष्क और रीढ़, और परिवर्ती के भी दो भाग है, शारीरिक चेतातंत्र और स्वयं संचालित चेतातंत्र। स्वयं संचालित में भी दो भाग है, अनुकंपी चेतातंत्र और परानुकंपी चेतातंत्र, जिसमें हम पहला देखेंगे केंद्रीय चेतातंत्र। तो केंद्रीय चेतातंत्र प्रत्येक प्रकार की चेताकीय प्रवृत्तियों का केंद्र है। यह मस्तिष्क की तरफ आने वाले संदेश, विचार, प्रक्रियाएं, निर्णय प्रक्रिया तथा शरीर के अलग अलग अवयवों की तरफ जाने वाले संदेशों को संकलित करने का कार्य करता है। तो केंद्रीय चेतातंत्र जो है वो एक मस्तिष्क, दूसरा रीढ़ उसका बना हुआ होता है। जिसमें हम मस्तिष्क की बात करेंगे तो मानव मस्तिष्क का विकास हजारों वर्षों से होता रहा और विकास की यह प्रक्रिया अभी भी जारी ही है। मानव मस्तिष्क और अन्य सजीवों की मस्तिष्क की तुलना जो हमको आकृति 4.1 में दर्शाई गई थी। मानव मस्तिष्क का कद शरीर के वजन और शरीर के मस्तिष्क के विशिष्ट स्नायुओं के प्रमाण की दृष्टि से किसी भी सजीव की अपेक्षा विकसित, अत्यंत विकसित है। यानी कि जितने भी सजीव है पृथ्वी पर, उन सब में से ये मनुष्य ही है, उनका जो दिमाग है वो अत्यंत विकसित है। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना है कि 1.36 किलोग्राम होता है, यानी कि 1.5 किलो के जितना हुआ। हाँ, वह लगभग 10 अरब चेताकोषों वाला होता है। शरीर के कुल रक्त के भंडार में से मस्तिष्क 5वें भाग का रक्त हृदय द्वारा प्राप्त करता है। मस्तिष्क के कोषों को 3 से 4 मिनट तक प्राणवायु न प्राप्त हो तो गंभीर हानि हो सकती है। यानी कि मगज, यानी कि हमारे दिमाग में 3 या 4 मिनट हमारा ऑक्सीजन वहाँ पे ना पहुँचे तो दिमाग जो है उसमें गंभीर हानि हो सकती है। मस्तिष्क के सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा उसके अलग अलग भागों की विशिष्ट क्रियाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप कि पश्च कपालखंड में दृष्टि केंद्र स्थित है, यानी कि पश्च कपालखंड होता है, उसमें हमारी दृष्टि केंद्र जो हम देखते हैं, आँखों के नर्वस सिस्टम उसमें होते हैं। अब है मस्तिष्क की रचना के स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क 2 समान आधे हिस्से में बटा हुआ है, जिसे मस्तिष्क के गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क के बाहर के ढके हुए भाग को मस्तिष्क की छाल कहा जाता है। मस्तिष्क की छाल चेताकोषों की बनी हुई होती है। मस्तिष्क की छाल के चेताकोष हल्के नीले रंग के होते हैं, इसलिए उसे नीले पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। उत्क्रांति के प्रारंभ से अभी तक मस्तिष्क के विकास में 3 स्पष्ट विभाग देखे जा सकते हैं, जो हम आकृति 4.3 में देख सकते हैं। पहला है मस्तिष्क स्कंद और छोटा मस्तिष्क, दूसरा है सीमावर्ती तंत्र, और तीसरा है बड़ा मस्तिष्क और मस्तिष्क की छाल। पहला है मस्तिष्क स्कंद और छोटा मस्तिष्क, जिसमें हम देखते हैं कि मस्तिष्क स्कंद जो है वो लंब चेता, चेता सेतु और मध्य मस्तिष्क का बना हुआ होता है। मस्तिष्क स्कंद श्वासोश्वास, हृदय की धड़कनें तथा चलने और सोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। चेता सेतु छोटे मस्तिष्क से संलग्न होता है। यह स्वप्न और चलने की क्रिया के साथ संलग्न होता है।
मस्तिष्क स्कंध के शिखर पर चेताकोशों के समूह का बना हुआ पिंड आकार का अवयव है, जिससे हम क्या कहते हैं, थैलेमस, जिसे हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस दोनों मस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित है। थैलेमस दृष्टि, श्रवण, दबाव, पीड़ा जैसे संवेदनिक संकेतों को ग्रहण करके मस्तिष्क की छाल के निश्चित भाग को भेजता है। इस प्रकार थैलेमस रिले स्टेशन का कार्य करता है, यानी कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं या फिर हमको दर्द होता है तो वो सब संकेत जो है वो मस्तिष्क की छाल से वो निश्चित भाग को पहुंचाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, रिले स्टेशन। छोटा मस्तिष्क बड़े मस्तिष्क के पीछे की तरफ स्थित है। यह शरीर के हलन चलन का नियमन करने में, संकलन करने में और सरल बनाने में सहायक होता है। यह स्मृति को संग्रहित करता है। परिणाम स्वरूप चलना, दौड़ना, नृत्य करना अथवा साइकिल चलाने जैसी क्रियाओं की आदत हो जाने के बाद इन क्रियाओं पर हमें ध्यान नहीं देना पड़ता है। यानी कि जो हम चलने लगे, दौड़ने लगे, नृत्य करते हैं, हाँ, या फिर साइकिल चलाने जैसी क्रिया जो है वो हमको याद रह जाती है, हम भूलते नहीं हैं। दूसरा है सीमावर्ती तंत्र, लिम्बिक सिस्टम। सीमावर्ती तंत्र प्राचीन सस्तन प्राणियों के मस्तिष्क के आकार से मिलता जुलता है, इसलिए इसे पुराना मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। मस्तिष्क स्कंध, छोटा मस्तिष्क और रीढ़ वाले प्रत्येक सस्तन प्राणियों में तथा पेट के बल चलने वाले प्राणियों में भी सीमावर्ती तंत्र पाया जाता है। सीमावर्ती तंत्र शरीर का तापमान, रक्त का दबाव, रक्त में शर्करा का प्रमाण जैसी शरीर की आंतरिक क्रियाओं का नियमन करने का कार्य करता है। यह मस्तिष्क की छाल में से निकलने वाले मस्तिष्क की छाल की तरफ जाने वाले संदेशों के संकलन का कार्य भी करता है। सीमावर्ती तंत्र हाइपोथैलेमस के साथ गहराई से संलग्न है। हाइपोथैलेमस द्वारा होने वाली कुछ साहजिक और सांवेगिक प्रतिक्रियाओं को अवरोध कर इन क्रियाओं पर यह अति नियंत्रण करता है। सीमावर्ती तंत्र हिपोकैम्पस, इमिगडाला और हाइपोथैलेमस का बना हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा, जिसे हिपोकैम्पस के रूप में जाना जाता है, यह हिस्सा स्मृति और विशेष रूप से दीर्घकाल तक जानकारी को संग्रहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमिगडाला आक्रामकता, एग्रेशन जो है, में महत्व की भूमिका निभाता है। यह स्मृति, आवेग और कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत प्रेरणाओं के साथ भी संलग्न है। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का एक छोटा भाग है, लेकिन व्यवहार में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह भूख, प्यास, जातीयता जैसी प्रेरणाएं और संवेदनात्मक व्यवहार में होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं का नियमन करता है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों की प्रवृत्तियों का भी नियंत्रण करता है। इसके उपरांत यह शरीर को संतुलित भी रखता है। तीसरा, बड़ा मस्तिष्क और मस्तिष्क छाल। बड़ा मस्तिष्क और मस्तिष्क की छाल उच्च स्तर की बोधात्मक और आवेगिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। मस्तिष्क की छाल के बिना आयोजन, जटिल कारक हलन चलन, प्रत्यक्षीकरण या वाणी जैसी क्रियाएं संभव नहीं है। बड़ा मस्तिष्क मानव मस्तिष्क के 2/3 भाग का बना हुआ है। सिर्फ 4 मिलीमीटर की मोटाई वाली मस्तिष्क की छाल पूरे मस्तिष्क का आवरण बनती है। मस्तिष्क छाल में चेताकोशों, चेताकीय ढांचा और चेताक्षों के गुच्छों का समावेश होता है। इसी कारण सुग्रथित व्यवहार, कल्पना, प्रतीकों, साहचर्यों, इच्छाओं तथा तरंगों जैसी मानसिक क्रियाएं भी संभव होती है। यानी कि बड़े मस्तिष्क में ये सब होता है। बड़े मस्तिष्क के 2 गोलार्ध अलग अलग बोधात्मक तथा सांवेगिक क्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। सामान्य रूप से ये दोनों गोलार्ध समान होने के बावजूद बायां गोलार्ध अधिक प्रभावशाली होता है, जो शरीर के दाहिने भाग के अवयवों का नियंत्रण करता है। इसके अलावा प्रत्येक गोलार्ध के कुछ विशिष्ट कार्य भी हैं, जैसे कि वाणी का नियंत्रण हमेशा बाएं गोलार्ध द्वारा होता है। ये दोनों गोलार्ध चेताक्षों के मेदमय आवरण युक्त सफ़ेद झुंड के साथ संलग्न हैं। मस्तिष्क की छाल के बाहर का भाग हल्के नीले रंग का होता है, क्योंकि यह कोश शरीर और ज्ञान तंतुओं का बना हुआ होता है। असंख्य परत वाली मस्तिष्क की छाल खोपड़ी के आवरण में सुरक्षित रहती है। अगर मस्तिष्क की छाल
परतों के बिना की होती हो तो इस कद की अपेक्षा अनेक गुना बड़ी होती है। अब है मस्तिष्क खंड की बात करते हैं। तो मस्तिष्क खंड जो है वो चेता मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की छाल को अच्छी तरह समझने के लिए मस्तिष्क की छाल को विभाजित करके मस्तिष्क के गोलार्ध को दर्शाते हैं। मस्तिष्क की छाल पर एक खड़ी दरार होती है जिसे मध्यस्थ दरार या रोनाल्डो की दरार के नाम से जानते हैं। नीचे के हिस्से में स्थित दरार सिल्वियस की दरार के रूप में जानी जाती है। इस दरार के द्वारा मस्तिष्क 4 भागों में विभाजित होता है। इन भागों को मस्तिष्क के 4 खंडों के रूप में जाना जाता है। इन चारों खंडों की रचना और कार्य में विविधता पाई जाती है। इन 4 खंडों को अग्रखंड या ललाट खंड, मध्य खंड, पश्व खंड और निम्न खंड के रूप में जाना जाता है। अब इन चारों खंडों के बारे में देखते हैं कि उनका कार्य क्या है। तो पहला है कि अग्रखंड। मस्तिष्क में सबसे आगे स्थित ललाट खंड कारक नियंत्रणों और बोधात्मक प्रक्रियाओं के साथ संलग्न है। यह खंड विचार, आयोजन तथा निर्णय प्रक्रिया जैसी चेतन प्रक्रियाओं के साथ संबंध वाली है। इस खंड को अचानक चोट पहुंचे तो व्यवहार और व्यक्तित्व पर विनाशक प्रभाव हो सकता है। यानी कि आगे वाला जो है हमारा फॉरहेड, अग्र ललाट खंड, ये जो है फ्रंटल लोब, ये है, उसको हम क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं ना। तो वो कपाल जो है वहाँ पे हम चोट पहुँचती है तो क्या करते हैं हम, उसका प्रभाव जो है वो विनाशक प्रभाव होता है। फिर है मध्य खंड, पेरेंटल लोब। हाँ, तो मध्य खंड मस्तिष्क के बीच के भाग में स्थित है। यह मस्तिष्क में आने वाले संवेदिक संवेदनों का नियंत्रण करता है। इसमें स्थित कारक और पूर्व कारक क्षेत्र स्नायविक हलन चलनों का नियंत्रण करता है। यानी कि बीच वाला होता है मध्य खंड यहाँ पे। फिर है पश्व खंड जो है ऑक्यूपिटल लोब। पश्व खंड सर के पीछे के भाग में स्थित होता है। यह दृष्टि के केंद्रों का नियंत्रण करता है और इसका सीधा संबंध नेत्रपटल से है। दृष्टि का सीधा संबंध है पश्व खंड से। फिर है तीसरा निम्न खंड यानी कि टेम्परल लोब। ये जो है हमारी गर्दन, वो उसके ऊपर। तो निम्न खंड मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के नीचे के भाग में होता है, जिसमें वाणी और श्रवण केंद्र स्थित है। यहाँ वाणी और श्रवण प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण होता है। यानी कि ये जो है टेम्पोरल लोब यहाँ पे लग जाए तो हम बोलने में भी, यानी कि श्रवण सुनने का और बोलने का भी हमको प्रॉब्लम होता है, उसके लिए नियंत्रण रखता है। इसके बावजूद यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई एक खंड स्वतंत्र रूप से निश्चित व्यवहार का नियंत्रण नहीं कर सकता है। उदाहरण स्वरूप, जब आप टेलीफोन की घंटी सुनते हैं तब आप अपने निम्न खंड यानी कि श्रवण केंद्र द्वारा सुनते हो। टेलीफोन के साधन को आप अपने पश्व खंड यानी कि दृष्टि केंद्र द्वारा देखते हैं। टेलीफोन के रिसीवर को आप मध्य खंड द्वारा उठाते हो और उस तरफ के व्यक्ति के साथ होने वाली बातचीत की प्रक्रिया का संकलन आपके ललाट खंड में उत्पन्न होता है। और जटिल व्यवहार के साथ सुमेल स्थापित करने में मस्तिष्क का बहुत से क्षेत्र संलग्न होते हैं। बराबर। तो ये जो फ़ोन जो है हमारा, मोबाइल फ़ोन हो या फिर टेलीफोन हो, तो उससे हम क्या करते हैं, पहले सुनते हैं। घंटी कहाँ बजती है, हाँ कौन आया है, चलो उठाओ। सुनते हैं, सोचते हैं किससे बात हो रही है, वो ललाट खंड में, यानी कि ये सब कुछ उससे नियंत्रण होता है। ओके। अब रीड जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अगले लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।